गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सिक्स का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे और जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यानी कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट है तो मैंने पिछले साल भी आपको पढ़ाया था और हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है कंट्री की वो 3 लेवल पे है। ठीक है, एक हमारा लोकल लेवल है और दूसरा हमारा स्टेट लेवल है और तीसरा हमारा नेशनल यानी सेंट्रल लेवल है। ठीक है, तो 6th क्लास में हमने लोकल लेवल के बारे में पढ़ चुके हैं कि लोकल गवर्नमेंट कौन सी होती हैं, जिसमें ज़िला परिषद है, जिसमें ग्राम पंचायत है और उसमें ब्लॉक समिति आती है। ठीक है, तो उसी तरह से अब जो हमारा है स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि स्टेट की गवर्नमेंट होती है। जैसे कि हमारे हरियाणा में अगर हम देखते हैं तो मनोहर लाल खट्टर एक चीफ मिनिस्टर है, यानी पूरे स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, ना कि पूरे इंडिया का है। तो वो किसका हेड है? वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी होती है? स्टेट की होती है। अगर हम नेशनल की देखते हैं, सेंट्रल की देखते हैं तो नरेंद्र मोदी को देखते हैं। तो जो श्री नरेंद्र मोदी है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरे इंडिया से एमपी चुनते हैं और एमपी अपना एक हेड चुनते हैं, जो अपना लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। इसी तरह से पूरा जो स्टेट होता है उसमें भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए चुनते हैं और वो एमएलए सभी एमएलए मिलकर अपना एक लीडर चुनते हैं जो चीफ मिनिस्टर बनता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसमें पढ़ेंगे कि जो ये चैप्टर है उसमें बताएंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके कौन से काम हैं, उसके डेमोक्रेसी में क्या स्थान है, क्या भूमिका है उनके मेंबर्स की। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे लोग अपने व्यू को, डिमांड को सरकार के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हैं जिनको एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे। और जो स्टोरी है ये स्टोरी आपको खुद पढ़नी है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो मैं ज़्यादा स्टोरी नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको मेन पॉइंट बता दूँगी, स्टोरी आपको खुद पढ़ना है। स्टोरी में हमें लास्ट में यही पता चलेगा कि हु इज एन, बहुत सारे ऑफिसर के बारे में पता चलेगा कि कौन सा काम के लिए हम किस किस ऑफिसर के पास जाते हैं, कैसे हमारा काम होता है। ठीक है, तो हु इज एन एमएलए, कि एन एमएलए कौन होता है। तो अगर हम एमएलए के बारे में पढ़ा तो एमएलए क्या होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है। ठीक है, जो जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी जो पूरे स्टेट होता है उसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है। ठीक है, हर पार्टी का। और उस पार्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी रिप्रेजेंटेटिव जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो चुनाव जीत जाएगा और वो उस एरिया का क्या बन जाएगा? एमएलए बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो जो एमएलए होते हैं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और इलेक्टेड बाय द पीपल होता है। ठीक है, बाद में वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनते हैं और अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो आप सोचो कि गवर्नमेंट कौन बनाता है। तो गवर्नमेंट कौन बनाते हैं कि गवर्नमेंट जो एमएलए होते हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल है उसके माध्यम से हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें जो एग्जाम्पल है ये हिमाचल प्रदेश का दे रखा है। इसमें बताया है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जैसे हर हिमाचल का नहीं है, हमारे इंडिया है वो डिफरेंट स्टेट में डिवाइडेड है और हर स्टेट की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और हर 5 साल के बाद वहाँ पर इलेक्शन होते हैं। जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वो चुनाव जीतती है और अपनी गवर्नमेंट बनाती है। तो इसी तरह से अगर हम हिमाचल प्रदेश का देखते हैं तो जो हिमाचल प्रदेश है वो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है? डिवाइडेड है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है। ठीक है, किसी भी पार्टी का। और इस तरह से जब जो पार्टी मेजोरिटी में जाती है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अब आप सोचो कि मेजोरिटी क्या होती है। तो मेजोरिटी क्या होती है कि मेजोरिटी ये है कि मान लो जैसे ये हिमाचल प्रदेश का है और इसमें इन्होंने दिया है कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कितनी है? 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो एक कोई भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए उसको मिनिमम 35 सीट चाहिए।
35 का मतलब है कि हाफ प्लस में 1, यानी हाफ कितनी होगी, 68 है तो 34 हाफ हो गई। लेकिन 34 नहीं चाहिए उसको, 35 चाहिए, एक ज़्यादा चाहिए, हाफ से ज़्यादा चाहिए। तो जिस भी पार्टी को 35 या 35 प्लस मिल जाएंगी सीटें तो वो अपनी गवर्नमेंट बना लेगा। अब मेजोरिटी कैसे, मान लो कि दो पार्टी है, दो मेन पार्टी है, और भी पार्टियां हैं, हर स्टेट में ऐसे होता है, बहुत सारी पार्टियां हैं वो चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी करती हैं। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे दे लिया कि दो जो मेन पार्टी है, मान लो एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, ठीक है। तो जब सीटें, जब नतीजे आते हैं चुनाव के, तो उसमें क्या हुआ कि जो बीजेपी है उसको मिली 31 सीट मिल गई, और जो कांग्रेस है उसको 33 सीट मिल गई, ठीक है। और बाकी की जो 4 सीट्स थी वो अदर को मिल गई। तो अब आप सोचोगे कि जो 33 सीट मिली है कांग्रेस को वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को गवर्नमेंट बनाने के लिए 2 सीटें और चाहिए, उसको लगभग 35 सीट मिलेंगी मिनिमम, तो ही वो गवर्नमेंट बनाएगी। अब बीजेपी है उसके पास 31 सीट है, और वो क्या कर रही है कि जो 4 जो दूसरे थे पार्टी के थे, या तो दूसरी पार्टी के थे या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, तो वो क्या करेंगे, उनको अपने गवर्नमेंट से कोलेट कर लेंगे, यानी कोलेशन गवर्नमेंट बना लेंगे, उनको अपनी पार्टी में मिला लेंगे, और अब उनकी सीट होगी 35। तो गवर्नमेंट किसकी बन गई, बीजेपी की बन गई। लेकिन अगर मान लो उनमें से 4 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं या अदर है, उनमें से वो 2 कहते हैं कि हम तो जाएंगे कांग्रेस के साथ, तो 2 कांग्रेस के साथ चले गए, तो कांग्रेस की 35 हो गई, तो गवर्नमेंट किसकी बन गई, कांग्रेस की बन गई। बीजेपी का मान लो 2 मिल भी गए तो बीजेपी के तो फिर 33 हो गए। तो इस तरह से जो पार्टी मेजोरिटी में जाती है, जिसके पास ज़्यादा सीट होती है, हाफ से +1 या उससे ज़्यादा होती है, तो वो अपनी गवर्नमेंट बना लेता है, ठीक है। जैसे मान लो 68 है, तो जिसके पास भी 35 से प्लस सीट होंगी, 35 होंगी या 35 से ज़्यादा होंगी, उसकी गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में बन जाएंगी, ठीक है। तो और अपोजिशन क्या होगा, मान लो जो दूसरी पार्टी है, जैसे कांग्रेस थी उसके पास 33 सीटें थी, ठीक है, तो वो पार्टी जो पीछे सेकंड नंबर पे जो आती है वो हमेशा वो अपोजिशन में होती है, विपक्षी होती है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बच्चों।